जी, नमस्ते, अभिवादन, गुड इवनिंग आप सभी को दोस्तों। और आपसे जो खबरें शेयर करनी है, उनमें से सबसे पहली तो ये कि पाकिस्तान में फ़ौज का शासन आ गया है। फ़ौज ने अपनी क्या कहा जाए, फ़ौज ने अपनी पकड़ पहले भी मजबूत थी, लेकिन अब पिछले कुछ महीनों के मुकाबले, पिछले 1 डेढ़ साल के मुकाबले में कहीं ज़्यादा मजबूत बना ली है। इनफैक्ट आप ये मान सकते हैं कि औपचारिक रूप से इस समय पर, या यूँ कहा जाए अनौपचारिक रूप से इस समय पाकिस्तान में फ़ौज का शासन आ चुका है। कैसे? वो यूँ कि कल आखिरकार कल आखिरी दिन था, 3 दिन का जो वक़्त दिया गया था प्राइम मिनिस्टर को असेंबली डिसॉल्व करने के बाद में, निगरान प्राइम मिनिस्टर को का नाम अनाउंस करने के लिए, केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर का नाम अनाउंस करने के लिए, वो कल फाइनली कर दिया गया। वो अनवारुल हक है। अनवारुल हक बलूचिस्तान से हैं, पश्तून हैं और सेनेटर हैं। पाकिस्तान में सीनेट के मेंबर हैं। ओके, अब आप कहेंगे कि भला अचानक ये नाम कैसे आया? क्योंकि इससे पहले अगर आप ये देखिए, इस सरकार केयरटेकर गवर्नमेंट के इस प्राइम मिनिस्टर को अनाउंस करने से पहले, परसों तक बल्कि, इस नाम का कहीं कोई नामो-निशान नहीं था। लोग कहीं जस्टिस सरमदे की बात कर रहे थे, तो कोई जलील अब्बास जिलानी की बात कर रहा था, यू नो और तो और आपको याद होगा पिछली बार कुछ वक़्त पहले जब मैंने व्लॉग किया था आपसे, तो मैंने आपको ज़िक्र किया था कि इसमें पीएमएलएन की तरफ से, नवाज़ शरीफ की तरफ से जो इसहाक डार साहब हैं, जो करंट प्राइम पिछली इस रिजीम के अंदर में फाइनेंस मिनिस्टर थे, उनका भी नाम आया था। और उनके नाम को लेकर पब्लिक रिएक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग आया था, बहुत खिलाफ आया था। माना जाता है कि एस्टेब्लिशमेंट से भी उसका रिएक्शन बड़ा स्ट्रॉन्ग आया था। और नतीजन ये कि वो तमाम यू नो गोल-मोल बातें करने के बावजूद इसहाक डार साहब के उनका नाम बेसिकली सरफेस नहीं हो पाया। पूरी तरह से वो एक्सेप्टेबल नहीं थे किसी को भी। ये इसके पीछे कारण है। देखिए, इस समय ये भी मैंने आपको बताया था कि टसल जो है वो बेसिकली नवाज़ शरीफ, या यूँ कहा जाए पीएमएलएन, या नवाज़ शरीफ को भी बेसिकली आप मान लीजिए पीएमएलएन, परिवार का ही शासन चलता है उस पार्टी के अंदर। तो पीएमएलएन को अगर आप लें, तो उनकी एस्टेब्लिशमेंट के साथ में बेसिकली एक टसल चल रही थी, जहां पर वो दोनों अपना अपना आदमी लेकर आना चाह रहे थे। एस्टेब्लिशमेंट ये चाहती थी कि किसी एक ऐसे आदमी को लाया जाए जो इकोनॉमिक फैसले भी ले पाए अपने ही बल पर। अच्छा, इससे पहले अगर आपको याद हो कि पिछले 1 से डेढ़ महीने में पाकिस्तान की पार्लियामेंट लिटरली तमाशा बनी हुई थी। तमाशा उस तरह से कि बिल पर बिल पास हो रहे थे, कानून पर कानून बन रहे थे पिछले डेढ़ महीने में। यहाँ तक कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, जो एमएनएज थे, मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली जिनको कहा जाता है पाकिस्तान में, उन्होंने यहाँ एक्सेप्ट किया इस बात को, ऑन ऑन ऑफिशियली एक्नॉलेज किया इस बात को कि उन्होंने वो बिल पढ़े ही नहीं थे। इनफैक्ट उनको नॉर्मली ये होना चाहिए कि पिछली शाम को उन्हें वो बिल मिल जाए, ताकि वो रात को पढ़ के और सवेरे पार्लियामेंट में उन पर बहस करने के लिए आए। उनको पढ़ने के लिए वो बिल मिले ही नहीं। वो सीधे सीधे अगले दिन पार्लियामेंट आए, उनके हाथ में पढ़ा दिया गया, ये रहा आज का कानून, ये रहा आपका आज का बिल, जाओ अंदर वोट करो, इसके फेवर में वोट करो। और वो सारी की सारी चीजें, कुछ ऐसे भी वोट थे, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि नेशनल सिक्योरिटी को लेकर, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट जो लेकर एक कानून आया, उसमें तरमीम की गई थी, उसको स्ट्रांग बनाया गया, और उसको लेकर सेनेट में अपोजिशन पार्टी से, स्पेशली पीपीपी से खासा बवाल मचा। और उसमें कुछ कुछ बाद में रिकमेंडेशन जो की गई, उनमें से कुछ को एक्सेप्ट भी किया गया, लेकिन उन एक्सेप्टेंसेस के बावजूद वो कानून बेहद ड्रैकोनियन बना है। और वो ड्रैकोनियन कानून बाकायदा अगले दिन पीपीपी ने भी गवर्नमेंट पीएमएलएन के साथ में मिलकर पास किया है। मैं कहने की कोशिश इस सारे खेल में, बल्कि यहां तक कि जो पीटीआई के मेंबर सेनेट में है, सेनेट में तो मेंबर है ना, तो सेनेट में जो पीटीआई के मेंबर है, उन्होंने कह के उसको पास किया। उन्होंने मतलब कि उन्होंने कहा नहीं हम ड्रॉप कर रहे हैं, बोले नहीं जी आप लाइए, हम पास कर रहे हैं। पीटीआई ने मंगा के उसको साइन किया। तो दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि बेसिकली कहीं ना कहीं जो एस्टेब्लिशमेंट का दबाव था तमाम पॉलिटिकल पार्टीज पर इन कानूनों को पास करने के लिए, जो पिछले वक्त में किए गए, ये तमाम के तमाम कानून दरअसल सरकार के थे ही नहीं। तो बनवाए गए बाहर से, यानी कि एस्टेब्लिशमेंट ने बनवाए और उनको लाकर पकड़ा दिए कि जाओ इसको कल पार्लियामेंट में पास करो। ये सब क्यों किया गया? ये सब किया गया इसलिए क्योंकि इस सरकार के जाने की अभी जल्दी कोई उम्मीद नहीं है। ये जितनी भी आप नॉनसेंस सुनेंगे ना कि नहीं साहब 90 दिन में चुनाव, 90 दिन में चुनाव, कोई चुनाव नहीं होने जा रहा, कोई इलेक्शन नहीं हो रहा। मैं आपको आज से नहीं, ये बात 6 महीने से कह रहा हूं, आज फिर इंसिस्ट कर रहा हूं, कहीं भी इलेक्शन का पाकिस्तान में अभी दूर दूर तक चांस नहीं है। 90 दिन छोड़िए, 120 दिन में भी कोई चांस नहीं है। ये अभी कानूनी मुद्दा ये उठाया जा रहा है कि भाई सीनेट का क्या होगा, राष्ट्रपति का क्या होगा। बहुत पॉसिबल है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो आरिफ अलवी हैं, जो राष्ट्रपति हैं, वो याद रहे मैं आपको एक बात बताता हूँ। चेयरमैन
सेनेट चेयरमैन सेनेट जो है, उनकी भी बात चली थी, जो संजरानी साहब है उनकी भी बात चली थी कि वो भी प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं केयरटेकर, लेकिन उनको एक्सेप्ट नहीं किया गया। क्यों नहीं एक्सेप्ट किया गया? पॉलिटिक्स उसके पीछे। कल को आरिफ अलवी चूंकि पीटीआई को सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं और वो पीटीआई के खिलाफ कोई काम करना नहीं चाहेंगे और आने वाले दिन पीटीआई के खिलाफ होने वाले कामों से भरे रहेंगे, बहुत पॉसिबल ये है कि सितंबर की 16-18 तारीख को जब उनका टेन्योर खत्म हो रहा है आरिफ अलवी का, तो वो झोला उठाकर चल दें, वो कहे साहब मैंने रहना ही नहीं प्रेसिडेंट, थैंक यू वेरी मच। और उस केस में जो पाकिस्तान का कानून है उसके मुताबिक ये जो संजरानी साहब हैं, जो सादिक संजरानी साहब जो सेनेट के चेयरपर्सन है, ये जो यूं कहा जाए कि केयर टेकर प्रेसिडेंट होंगे। तो केयर टेकर प्रेसिडेंट का चूंकि उनको रोल निभाना है, तो उस पदवी को वो छोड़ नहीं सकते थे, अपने पद को वो छोड़ नहीं सकते थे, इसलिए वो वहां टिके हुए हैं इस एक्सपेक्टेशन में कि इनकेस आरिफ अलवी अगर झोला उठा के भाग जाए तो उनकी जगह पर कोई काम करने के लिए एक जो पोस्ट चाहिए वो अपनी जगह पर एक्टिव रहे ताकि वो उसकी जगह ले पाए। और यहाँ पर ये अनवरुल हक साहब को जो लाया गया है, ये है बेसिकली पश्तून लेकिन बलूचिस्तान से हैं, पहले ये पीएमएलएन में भी रहे हैं। और आप ये पाएंगे कि दरअसल इनको एस्टेब्लिशमेंट का आदमी माना जाता है, बेहद करीबी, पढ़े लिखे आदमी है, सॉफ्ट स्पोकन है, लेकिन है एस्टेब्लिशमेंट के आदमी, इशारे उन्हीं के चलेंगे। और उसका एक नतीजा, उसका एक, जैसे ही कल इनका नाम अनाउंस हुआ है, आप देखिए भाई उन्होंने ओथ भी नहीं लिए, लेकिन आप पाएंगे कि वो उनके आने का, उनके नाम का असर ऑलरेडी दिख गया है। यानी कि कल पैमरा ने, जो कि पाकिस्तान की मीडिया कंट्रोलिंग अथॉरिटी है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कंट्रोलिंग अथॉरिटी है, और रेगुलेटरी अथॉरिटी बेसिकली, उसने कल पाकिस्तान के उन तमाम एंकर्स का जो भागे हुए बाहर और बीच बीच में आकर टेलीविजन पर प्रोग्राम कर जाते हैं, उन सब पर कल रोक लगा दी गई है। उनको ये कहा गया है कि ये भगोड़े हैं, एब्सकॉन्डर्स हैं, इसलिए इनको पाकिस्तान में नहीं दिखाया जा सकता है। मोहित पीरजादा ARY को एंकर भागे हुए हैं, और शहबाई साहब जो है, जो अमेरिका में बैठे हुए हैं काफी दिन से, मतलब इस तरह के तमाम, वो जो वजाहत खान जो था, वजाहत एस खान, उस पर भी, इन सब पर रोक लगा दी गई है। मतलब जो भी वो अपना जो वो था पीटीआई के जो भी स्पोक्स पर्सन बैठे हुए बाहर, उन सब पर रोक लगा दी गई है कि वो टीवी पर अपीयर नहीं हो सकते। और ये सब जैसे ही इस प्राइम मिनिस्टर को अनाउंस किया गया, अनवरुल हक साहब को, उसके साथ ही ये होना शुरू हो गया। और अभी ओथ होनी बाकी है, तो जैसे ही ओथ होगी आप पाएंगे क्या, पीटीआई के मेंबर्स के ऊपर तड़ातड़ जूता चलेगा। मैं मतलब बिल्कुल खुले अल्फाज में कह रहा हूं, हर एक आदमी पीटीआई का जो जरा भी हरकत करेगा वो तुरंत सजा पाएगा, उस पर तुरंत एक्शन लिया जाएगा। आप ये मानकर चले कि अब तक जो कड़े कदम पाकिस्तान की सरकार पीटीआई के खिलाफ नहीं उठा पाई थी, वो सब के सब अब इस केयरटेकर गवर्नमेंट के अंदर, इस प्राइम मिनिस्टर के अंदर, केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर के अंदर उठाए जाएंगे। एक और रीजन है जिसकी वजह से इनको चुना गया है, और वो है कि एस्टेब्लिशमेंट इन्वॉल्व हो चुकी है पाकिस्तान के इकोनॉमिक अफेयर्स में, पूरी तरह से उतर आई है। यानी कि जो इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन, जो फैसिलिटी का जो काउंटर बनाया गया है, इनका कमेटी बनाई गई है, उसको बेसिकली आर्मी रन कर रही है। यानी कि जीएचक्यू ही उसको बना रहा है पॉलिसी को, और जीएचक्यू ही उसको रन कर रहा है। जो चीफ ऑफ स्टाफ है वो भी उसमें, सईद साहब जो है वो भी वहां पे इन्वॉल्व है, आर्मी चीफ उसमें इन्वॉल्व है। और अगर आपने पिछले 1 से 1.5 महीने की स्पीचेस सुनी हो शहबाज शरीफ की, वो हर बात का क्रेडिट जो है वो आर्मी चीफ को देते रहे हैं। यानी कि वो उनका बस चले तो ये भी कह दे कि आज मुझे आर्मी चीफ ने अलाउ किया और मैं टॉयलेट होकर आया, मतलब नौबत यहाँ तक की, हर बात का क्रेडिट जो है वो आर्मी चीफ को, यानी जो प्राइम मिनिस्टर के जॉब है उनका क्रेडिट भी वो आर्मी चीफ को देते रहे पिछले 1-1.5 महीने में। तो नतीजा साफ है कि भाई वो बड़ी बेशर्मी से ये बात भी कहते रहे शहबाज शरीफ साहब, और मैं बेशर्मी से कह रहा हूँ जानबूझकर, कोई मैं बेतुके में उसमें कोई ऐसे ही तुक्के में नहीं बोल रहा हूँ, ये जानबूझकर बोल रहा हूँ। और उसका रीजन है कि वो आदमी जो इलेक्टेड है, जो प्राइम मिनिस्टर है कंट्री का, जो क्या कहा जाए, वोट को इज्जत दो के नारे पर जो है वो चलता रहा है, जो कि पीएमएलएन का नारा रहा है, उसको कल पूरी तरह से तिलांजलि दे दी गई है। कल वो जो अनवरुल हक का जो चुनाव किया गया है, उसके साथ ही उन्होंने अब वोट को इज्जत दो वाला मसला खत्म कर दिया है। नवाज शरीफ का अभी दूर दूर तक कोई चांस नहीं है, कम से कम सितंबर के मिडिल तक तो बिल्कुल ही कोई चांस नहीं, जब तक वो बंदियार बैठा हुआ है। अच्छा, उससे पहले आगे करेंगे भी क्या, चुनाव होना नहीं है। जब चुनाव नहीं होना है तो आखिर नवाज शरीफ क्या कौन सी तीरंदाजी करेंगे,
है कि नहीं? तो भाई लंदन की हवा खाओ, मजे काय को या परेशान हो। और ये चल रहा है गुरु तमाशा। तो ये जो आने वाली सरकार है, ये जो केयर टेकर सरकार बनी है, जिसमें कि प्राइम मिनिस्टर के नाम का अनाउंस हो गया है, कल कल तक का वक्त आप लीजिए, कल शाम तक कभी उनका वोट होगा। कारण क्या है कि कल है 14 तारीख, 14 यानी कि सो कॉल्ड इंडिपेंडेंस डे ऑफ पाकिस्तान, या बर्थ डे ऑफ पाकिस्तान, तो इस दिन शहबाज शरीफ झंडा फहरा के जाना चाह रहे हैं। तो कल वो सवेरे अपना झंडा जब फहरा लेंगे, उसके बाद में उनको वोट दिलाई जाएगी, ताकि बाकी का वक्त जो है वो प्राइम मिनिस्टर बनकर वो गुजारें। तब तक के लिए शहबाज शरीफ को ही भुगतना होगा पाकिस्तान को कल दोपहर तक। तो मित्रों, अब मुश्किल क्या आ रही है? ये सरकार जो आने जा रही है, ये दरअसल अब तक की किसी भी डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड पाकिस्तान गवर्नमेंट से ज्यादा पावरफुल होगी। इसको पिछले 1 महीने में जो ताकत दी गई है, उस ताकत का आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। यानी कि फॉर एग्जाम्पल, जो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के अंदर में जो तरमीम की गई है, जो चेंजेस किए गए हैं, उसके तहत अब जो आईबी है या आईएसआई है, वो किसी को भी कभी भी उठा सकती है। उनके किसी भी चीज को, यानी कि आपके सिगरेट की डब्बी पे कोई लिखा हुआ हो तो उसको भी वो एज एविडेंस पेश कर सकती है। मतलब बीसीओ ऐसे चेंजेस किए गए हैं जो ड्रैकोनियन है बेसिकली। और वो मतलब जो उनके पास अरेस्ट का जो एक बचता था कि एविडेंस नहीं होगा तो आप अरेस्ट नहीं करेंगे, वो सब खत्म। मतलब वो बेसिकली अगर उन्हें किसी को अरेस्ट करना है तो उनके पास 20 वाहन है अरेस्ट करने की, और उसमें आईबी और आईएसआई दोनों को ही वो पावर्स दे दी गई हैं। तो आने वाला वक्त पाकिस्तान की उस पॉलिटिकल क्लास के लिए जो इस समय आउट ऑफ पावर है, यानी पीटीआई बेसिकली, आप ये मानिए कि उनके दिन बुरे अब शुरू हो रहे हैं, असली बुरे दिन अब शुरू हो रहे हैं। इस बीच में एक और चीज सामने आई है, वो ये कि बुशरा बीबी मिलकर आई हैं इमरान खान के जेल जाने के लगभग 10 दिन बाद। अभी कल परसों उनसे मुलाकात उनकी हुई है, और माना जाता है कि 4 वो प्राडो गाड़ियां थी, वो जगह थी उनको लेकर। उनमें उनके जो, मैं क्या कहूँ, डिवोर्स हस्बैंड कहना गलत होगा क्योंकि मैंने तो डिवोर्स सर्टिफिकेट देखा नहीं, इनफैक्ट दुनिया में किसी ने नहीं देखा। उनका जो डिवोर्स है अपने पहले वाले हस्बैंड से, नाम आज तक उसी का यूज कर रही हैं। तो जो पहले वाले हस्बैंड थे, जो अक्सर आपको याद होगा इमरान खान के रिजीम के दौरान लोगों को इस बात को कहकर हड़काया करते थे कि मैं फर्स्ट वाइफ का एक्स हस्बैंड हूँ, आपको याद है? तो ये वही खबर मानका साहब जो है उनको लेकर गए हैं। वन ऑफ द कार्स में 4 कारों में से एक में वो थे, उनके बच्चे थे, वो सब गए थे। लेकिन 1-2 किलोमीटर पहले जेल से वो रुक गए हैं ये लोग, उनको नहीं जाने दिया गया यूं कहिए, और बुशरा बीबी को जाकर मिलवाया गया है। 2 बातें आ रही हैं सामने, वो ये कि अब इमरान खान ने रोना पीटना शुरू कर दिया है। मैसेज भिजवाया गया है, आप कहिए बुशरा बीबी के जरिए, चाहे जिसके जरिए, या वकीलों के जरिए। जो बात खोलकर अब तक नहीं आई थी लेकिन अब आ रही है बाहर, वो ये कि लंदन लॉबी एक्टिव है, जमाइमा खान जो है वो एक्टिव है, और अब ये कहा जा रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट को खबर भेजी जाए या उनसे बात की जाए, चाहे वो इनकी तरफ से, पीटीआई की तरफ से, कि इमरान खान को वो डील दी जाए जो नवाज शरीफ को दी गई थी, यानी कि उनको जेल से बाहर निकाला जाए। अब यहाँ पर कई चीजें आ रही हैं। जो पीटीआई के लोग हैं वो समझते हैं कि इमरान खान खुद जो है वो जाहिर है अपनी बीवी नंबर 1 के पास जाना चाह रहे हैं, जमाइमा खान के पास, या जमाइमा जो गोल्डस्मिथ के पास जाना चाह रहे हैं। वहां उनकी 2 बेटियां, एक बेटी, 2 बेटे और एक बेटी, जिसको वो बेटी नहीं मानते, वो सब वहां हैं। और दूसरा फिर ये कि तो यूके उनका टारगेट है। जो बाकी पार्टी मेंबर्स हैं उनके, वो कह रहे हैं कि अमेरिका चले जाइए आप, ओके। और जो एस्टेब्लिशमेंट है पाकिस्तान की, उसका ये कहना है कि भैया ऑप्शन है तुम्हारे पास 3, सऊदी अरब, यूएई या कतर। अब इनमें से सऊदी ने अभी तक तो ठेंगा दिखा रखा है, तो वो मानते नहीं। सेम यूएई की हालत है। बचा क्या? कतर। नोबडी नोज। लेट अस सी कि कतर से क्या खबर आती है। इस बीच में यू नेवर नो, नाम ड्रॉप ये भी किया जा रहा है कि हो सकता है बीच में कहीं अभी टर्की आ जाए। मगर ये सारा गेम चल रहा है। इमरान खान दुखी परेशान है। उनके वकील ने जो बाहर पिक्चर दी थी कि वो तो पता नहीं क्या क्रांतिकारी हो गए, तो कोई क्रांतिकारी नहीं हुए, बेचारे पिटे हुए हैं, और वो इस समय खाली त्राहिमाम कर रहे हैं कि भाई बचाओ मुझे, किसी तरह से निकालो यहाँ से, कहाँ मैं फंस गया जंगल में। तो ये इमरान खान की हालत है, और इमरान खान इस समय निकलने के रास्ते ढूंढ रहे हैं। कोई रास्ता अभी तक उनको मिला नहीं है क्योंकि सऊदीज ने उनको घास नहीं डाली है। मगर अमेरिकन, इस बीच में आपको ये भी बता दूं, इकोनॉमिक फ्रंट पर जो एक्टिविटी हो रही है
कि आज यानी कि कल का जो मार्केट का दिन गया सैटरडे वाला, लास्ट हर्ड पाकिस्तानी रुपी 302 रुपए पर जा चुका है ओपन मार्केट में, एक बार फिर से। यानी कि जो हो रहा था कि नहीं अब इन्वेस्टमेंट आएगी, सरकार आ गई है, IMF भी आ गया है और सब कुछ हो गया है और रुपया डाउन जाना शुरू हो गया है, मैंने आपको तब भी कहा था ये टेम्पररी फेज है, जरा देखिए आगे आगे देखिए होता है क्या। तो वो अब सामने आना शुरू हो गया है, क्योंकि जो कर्ज का पैसा है उसको आप खर्च तो कर नहीं सकते, जहां खर्च करेंगे वो अलग मुद्दे खड़े करेगा वो सब कुछ। तो वो सिलसिले अब शुरू हो रहे हैं, इंपोर्ट अभी तक पूरी तरह खोला नहीं गया है। तो अब आप जरा देखिए गेम क्या चलता है। 302 पर पहुंच गया है, आने वाले दिन ये खेल अभी और चलेगा, रुपए की कीमतें कहाँ जाएंगी, महंगाई कहाँ जाएगी। एक और चीज कि इस सरकार को जो लंबा खींचा जा रहा है उसके पीछे एक कारण और है, और वो ये कि इकोनॉमी के लेवल पे बहुत सारे फैसले किए जाने हैं जो शायद आम पब्लिक के लिए बिल्कुल मारामारी वाले होंगे। यानी कि आप ये देखिए बिजली का बिल पर यूनिट 39 से 40 रुपए पर यूनिट होने जा रहा है, ऑलमोस्ट हो ही गया है, 38 के आसपास घूम ही रहा है, 40 होने जा रहा है। तो एक ये हुआ। दूसरी बात कि अब आप पाएंगे पेट्रोल पीछे जो इन्होंने सस्ता किया था, आपने देखा होगा एक ही बार में उन्होंने धड़ाम से 20 रुपए बढ़ा के और सब बराबर कर दिया लेके, तो वो गया काम से। और आगे आप देखेंगे आने वाले दिनों में कि जो क्रिटिकल डिसीजन जैसे कि सऊदी अरब का इंटरेस्ट है। देखिए अब तक क्या होता था, सऊदी अरब वाले इनको मुफ्त का माल दे देते थे, पैसे दे देते थे। अब सऊदी अरब ने, UAE ने, इन्होंने ही ये जो फैसिलिटेशन जो बना है, इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन जो बना है जिसमें आर्मी लीड रोल प्ले कर रही है, उसमें उन लोगों ने क्या कहा है कि भाई आप बार बार भीख मांगने आ जाते हो हमारे पास, हम भी दे दे के थक गए, इससे अच्छा अपने एसेट्स हमको क्यों नहीं दे देते ताकि हम इन्वेस्टमेंट कर पाए उनके बदले में। ये एसेट्स देना और कुछ नहीं है सिवाय इसके कि उन एसेट्स को बेचा जा रहा है। भाई जब आप एक एसेट के या एक कंपनी के जो लिमिटेड कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी है, गवर्नमेंट ऑन कंपनी है, उसके मेजोरिटी शेयर आप किसी और को दे देंगे तो कंपनी तो उसी की हो गई ना, एज गुड एज बिक गई ना। तो बेसिकली क्योंकि राइट्स उन्हीं के पास है सारे, चलाएंगे वही। तो फिर तो रिकोटिक में जो इन्वेस्टमेंट हो रही है और जो वहां पे माइनिंग का जो सिलसिला चल रहा है, अपेरेंटली ये नजर आ रहा है कि वो सारा सऊदी अरब बाय कर रहा है। और वहां पर लास्ट वीक में अभी आए हुए थे इनके सऊदी अरब के जो माइनिंग मिनिस्टर्स थे, वो आए थे। उनकी मीटिंग न सिर्फ प्राइम मिनिस्टर से हुई बल्कि आर्मी चीफ वगैरह से, ISI की चीफ से, उन सब से हुई। तो दैट मीन्स कि बेसिकली दे ऑल ऑन बोर्ड। एंड इसका जो असली खेल क्या है, कल तक जो एस्टेब्लिशमेंट कह रही थी हम अब पॉलिटिकल हो गए हैं, तो यारो अब आप देखो कोई क्यों पॉलिटिकल होगा जब भाई देखिए ना एक बात, आसिम बाजवा जो पापा जन पिज्जा वाला जो है वो तो निकल गया 100 आउटलेट खोल के अपने हैं। अब बाकी भी तो बेचारे आखिर जिंदा है, सबके बीवी चैल है, सबके आगे पेट लगे हुए यार। तो आखिरकार अगर किसी का पेट पतला है तो सब कुछ होगा, पेट मोटा करेगा। तो जब इतना सारा पैसा इन्वेस्टमेंट सारा कुछ आ रहा है और ये माल बिकने के लिए पड़ा हुआ है, तो बेकुछ सालों को पाकिस्तान बिकता तो बिक जाए अपनी भला से, हम तो अपना माल बनाए, माल बन रहा है। आने वाले 3 महीने कहे जा रहे हैं कि पाकिस्तान में बड़े बड़े फाइनेंशियल फैसले होने हैं, और तो जाहिर है फैसले तो बड़े बड़े होने हैं, मगर वो पाकिस्तान के हित में है या नहीं, पाकिस्तान के इंटरेस्ट में है या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। और उस सवाल का जवाब मिलने के लिए अभी टाइम लगेगा, कम से कम साल से 1.5 साल। इलेक्शन अभी कहीं नहीं आ रहा भाई, भूल जाओ इलेक्शन को बिल्कुल भूल जाओ। वो कोई ना कोई, देखिए आप जिस मुल्क की बात कर रहे हैं, यहाँ पर जो कोर्ट्स हैं वो उठा के बाकायदा नाम लिख के मुशर्रफ को कह देती है, एजाउल को कह देती है, आप जो मर्जी कानून बनाओ, सब 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 एग्रीड है, जो भी आप कहते हो सब राजी हैं, वो कानूनी है जो आप कहेंगे, तो उनका वर्ड ही कानूनी हो जाता है। तो इसलिए ये कहना कि साहब सीनेट में कैसे होगा, सीनेट के मेंबर्स का क्या होगा, यू नेवर नो कि कब कोई नया कानून आएगा और सुप्रीम कोर्ट पर आराम से मोहर लगा देगी, सो अच्छा इस सारे खेल में पसुड़ी कौन डाल सकता है, वो बड़ा इंटरेस्टिंग गेम है। काजी फाइज ईसा सितंबर के मिडल में वो भी आ रहे हैं। तो देखना ये होगा कि जो खेल सारा का सारा सेलिब्रेट रचा रही है, और जो चुनाव आगे होने जा रहे हैं, जो कि जा रहे हैं, तय है कि होने जा रहे हैं, उस सारे के बीच में ये जो काजी फाइजीसा नाम की जो पसुड़ी आने जा रही है, इसका क्या होगा, ये मजेदार गेम है। तो अपन इस पर भी आगे बात करेंगे मित्रों, लेकिन अभी के लिए ये अपडेट। और हम लोग आज एक्चुअली मैं बात कर रहा था कुछ दिन पहले आपसे, क्यों नहीं बात कर पाया, एक तो 2 दिन पहले वो सूर्य कुमार यादव स्काई, उसका वो मैच, उसने मुझे इनिंग खेली तीसरे मैच में, वो ऐसी जानलेवा थी कि मैं हिल ही नहीं पाया अपनी जगह से, तो मैं कहां से करता व्लॉग। अब ये कल वाला मैच, अब मुझे बताइए मैं कहां से करता, आज मैं कैसे कर रहा हूँ। मैंने कहा 8 मैच शुरू होना पहले मैं व्लॉग कर दूं, वरना आज भी मारा जाऊंगा। तो मैं अभी आपसे व्लॉग करके
8 बजे का मैच, और 8 बजे का मैच देख कर या कहीं बीच में मैं कोई वक्त निकाल के आपको और भी अपडेट दूंगा। तो तब अभी के लिए इतना ही दोस्तों, और लाइक करें इस वीडियो को और शेयर करें, अपनी सपोर्ट बनाए रखें, और आई विल बी गेटिंग बैक टू यू वेरी वेरी सून। थैंक यू वेरी मच, बाय फॉर नाउ।